गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपका टॉपिक है अधिशोषण के प्रकार के। अधिशोषण कितना प्रकार के होते हैं। अब देखो अधिशोषण किस बेस पे इन्हें बांटा गया वो देखते हैं। अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य अंतरा आणिक बलों के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब कोई क्या चीज है, कोई अधिशोष्य पदार्थ है, किसी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो गया। ठीक है। अब उनके बीच कौन सा बल बना जिनसे वो जुड़े, उसी आधार पर अधिशोषण क्या होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहला है भौतिक अधिशोषण। क्या है? भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या है? वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य अणु वान डेर वाल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कि अधिशोष्य के अणु अधिशोषक से किसके द्वारा जुड़े होंगे? वान डेर वाल बलों द्वारा जुड़े होंगे, जो एक दुर्बल बल है, बहुत ही कमजोर वीक बल है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण कहलाता है। जब ये वान डेर वाल बलों से द्वारा जुड़े हो तो क्या कहलाएगा? भौतिक अधिशोषण कहलाता है। अब भौतिक अधिशोषण के कुछ लक्षण भी है, जैसे कि अधिशोषण की अविशिष्ट प्रकृति। अविशिष्ट प्रकृति का मतलब है कि किसी भी अधिशोषक पर कोई भी अधिशोषक गैस आके अधिशोषित हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर गैस ही पर्टिकुलर अधिशोषक की सतह पर क्या होगी? अधिशोषित होगी। इसमें क्या है, कोई भी गैस किसी भी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो सकती है। इसलिए अधिशोषण कैसा होता है? भौतिक अधिशोषण होता है अविशिष्ट। ये विशिष्ट नहीं। अगर ये विशिष्ट होता तो कोई पर्टिकुलर गैस ही किसी पर्टिकुलर अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होती, बट ऐसा नहीं है। इसलिए क्या होता है, अधिशोषण ये कैसा होता है? अविशिष्ट प्रकृति का होता है। दूसरा, अधिशोषित गैस की प्रकृति। अधिशोषित गैस की प्रकृति क्या है कि जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा उसकी अधिशोषण की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। अधिशोषित होने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे अगर हम 1 ग्राम चारकोल लें और उस पर मैथेन को अधिशोषित करें और सल्फर डाइऑक्साइड को अधिशोषित करें, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा अधिशोषित होती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्रांतिक ताप है वो मैथेन के क्रांतिक ताप से बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा अधिशोषित होता है। यानी कि जिस गैस की का क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा अधिशोषित होगी। दूसरा, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया क्या होगा उसका? बढ़ जाएगा, तो उसकी अधिशोषण करने की क्षमता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। वो ज़्यादा अधिशोष्य को अपने ऊपर अधिशोषित करेगा। यानी कि सूक्ष्म विभाजित धातुएं जो होती हैं, मतलब जैसे पाउडर फॉर्म में ले लो, कि मतलब कोयले का चूरा है, कोयले का चूरा कर दे तो उसमें जो गैस अधिशोषित होगी वो ज़्यादा होगी। खाली कोयले को ऐसे रख दे तो उसमें अधिशोषित गैस कम होगी, क्योंकि उसे पाउडर बनाने से उसका क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब अधिशोषण की एंथैल्पी, ये एक भौतिक वर्गीकरण है। आपको पता है कि इसमें वान डेर वाल बल होते हैं, तो इन्हें तोड़ने के लिए बहुत कम ऊष्मा चाहिए, तो इसलिए उसमें क्या है कि अधिशोषण की एंथैल्पी जो होती है इनकी बहुत ही कम होती है। एंथैल्पी मतलब ऊष्मा। ठीक है। अब उत्क्रमणीय प्रक्रम या दाब का प्रभाव। जो भौतिक अधिशोषण है ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है और साम्य अवस्था इसमें शीघ्र ही स्थापित हो जाती है। और अगर हम इस साम्य अवस्था पे दाब बढ़ाएं तो साम्य क्या होता है? अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। और साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होने का मतलब ये है कि जो अधिशोषण है वो बढ़ जाएगा। यानी कि दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या है? जो अधिशोषण होता है, हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें ऊष्मा निकलती है और हम इसे अलग से दे रहे हैं, इसमें जबकि निकल रही। ठीक है। तो इसमें निकलने के कारण क्या होगा? जब ये ऊष्माक्षेपी है तो अगर हम इसे ताप देंगे तो इसमें साम्य क्या होगा? विपरीत दिशा में विस्थापित होगा, जिससे क्या होगा? अधिशोषण का जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर हम इसमें ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा? कम होगा। ठीक है। इसलिए अगर हमें भौतिक अधिशोषण ज़्यादा करना है तो ताप को कम करना पड़ेगा, यानी कि कम ताप पर होता है भौतिक अधिशोषण। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।